हाय गाइस, वेलकम बैक टू बारकोड। हम सीकैट एग्जाम के लिए लेक्चर सीरीज कर रहे हैं जो कि सीडेक के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। और आज हम स्टोरेज क्लासेस इसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमने पहले पार्ट में स्टेप्स फॉर कंपाइलेशन वगैरह क्या होती है वो सब डिस्कस किया था। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। नाउ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा, राइट? इंट ए इज इक्वल टू 10, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन है या फिर स्टैंडर्ड इनिशियलाइजेशन है या फिर स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है किसी भी वेरिएबल का। अब उसके आगे अगर ऑटो लग जाए तो उससे होगा क्या? ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 स्कोप है। ओके, ये एक स्कोप, ये दूसरा स्कोप और ये तीसरा स्कोप। नाउ अब यहाँ पर ये थोड़ी सी गंदगी मच चुकी है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर ए लिया जिसके आगे लिखा ऑटो और उसमें वैल्यू क्या असाइन कर दी? 10। नाउ अब ये एक ग्लोबल स्कोप हो गया, उसके अंदर एक स्कोप है। मतलब क्या, आप ऐसे इसे आप इसे कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिख दिया हो। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के सारे वेरिएबल इसमें भी अप्लाई होंगे, राइट? अब ऐसी चीजों में क्या होता है, जब हम एक बार जब हम एक बार ग्रेटर स्कोप में, मतलब अगर हमने कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो हम उसे लोकली वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम उसके वैल्यू को चेंज जरूर कर सकते हैं, मतलब ये अलाउड है, लेकिन इसके आगे जो इंट लिखा है ये अलाउड नहीं है। ओके, तो ये कब काम आएगा? लेट से यहाँ पर आपने एक रेडियस ली है और आपको रेडियस का एक और बार काम है उसके एक छोटे सेक्शन में, लेकिन उस रेडियस की वैल्यू जो है वो अलग है, तो आप वहां पर क्या लिख सकते हैं? ऑटो। मतलब क्या? ऑटो, यहाँ का ऑटो मतलब क्या, इस इंट ए की जो वैल्यू है वो ये बाहर वाले ये बाहर वाला ये जितना भी पार्ट है यहाँ पर सब जगह पर अप्लाइड है और अंदर की तरफ भी अप्लाइड है। कब? अगर अंदर वालों ने इसे इनिशियलाइज नहीं किया होगा तो। ओके, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर सब जगह 10 है। तो अगर हम यहाँ पर, मतलब सबसे बाहर वाले इस स्क्वायर में, मतलब वो स्कोप होता है जिसे हम ब्रैकेट भी कहेंगे, आगे मैंने कोड लिखा है वहां पर मैं बता दूंगा। अगर हम यहाँ पर कभी भी ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? 10। क्यों? क्योंकि हमने इसे इनिशियलाइज किया है 10 से। लेकिन अगर हमने उसे प्रिंट करने से पहले ही दूसरा स्कोप स्टार्ट कर दिया और उसमें क्या लिखा? ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 20, मतलब हमने ए को फिर से डिक्लेयर किया है, इस बार वैल्यू 20 के साथ। और उसमें एक और स्कोप है तीसरा, उसमें हमने ए की वैल्यू को 30 के साथ डिक्लेयर किया है। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे लास्ट वाले को तो ये क्या प्रिंट करेगा? 30। अब ये इस स्कोप से बाहर आ गया। ठीक है, मतलब इसने क्या किया? 30 प्रिंट किया। अब इसका स्कोप यहाँ पर खत्म, तो ये बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? इंट ए इज इक्वल टू 20। जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो वो उसके स्कोप में दिखेगा। क्या यहाँ पर कोई डिक्लेयर किया है? हाँ किया है। तो ए की वैल्यू क्या है? 20, तो 20 प्रिंट कर देगा। सिमिलर वे, जब इससे भी बाहर आएगा, मतलब इस फंक्शन का भी या फिर इस स्कोप का भी काम जब खत्म हो जाएगा, तो अगर हम ए को फिर से प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? सबसे बाहर वाला है जो कि है 10। ऑटो मतलब क्या, हम एक ही वेरिएबल को अलग अलग वैल्यूज के साथ कई बार इनिशियलाइज कर सकते हैं सब स्कोप में। ओके, सब स्कोप इन द क्या? स्कोप के अंदर स्कोप, स्कोप के अंदर स्कोप, नेस्टेड काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हैश इंक्लूड में, अब अगर आप देखो सबसे पहला स्कोप यहाँ से, एक मिनट मैं कलर बदल लेता हूँ, व्हाइट। सबसे पहला स्कोप जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ओके, ये हो गया पहला स्कोप, ये हो गया दूसरा स्कोप, ये हो गया लास्ट वाला तीसरा। अब यहाँ पर ये स्कोप चालू कहाँ से हो रहा है? ये स्कोप ऑटो से नहीं चालू हो रहा। ओके, ये स्कोप चालू हो रहा है इस ब्रैकेट से, ये वाले ब्रैकेट से। नाउ ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 10 है, उसके बाद ये पहला स्कोप हो गया, उसके अंदर हमने एक दूसरे स्कोप को इनिशियलाइज किया और उससे क्या किया? ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 20 फिर से इनिशियलाइज कर दिया 20 से। उसके अंदर एक और स्कोप को इनिशियलाइज किया, तीसरे स्कोप को, और उसके अंदर फिर से एक बार इनिशियलाइज कर देगा ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 30। नाउ अगर हम अब इसे प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? सबसे पहले यहाँ का प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है? 30। ओके, नाउ
यहाँ पर इसका स्कोप खत्म हो गया। तो अब दूसरे वाले स्कोप में क्या लिखा है, प्रिंट एफ ए। अब ए की वैल्यू इस स्कोप में 20 थी, लेकिन उसके अंदर वाले स्कोप में उसको अपडेट किया गया था 30 पर, लेकिन वहां पर क्या लिखा था, ऑटो। मतलब क्या, वो वैल्यू उसी स्कोप तक सीमित थी। अब हम उस स्कोप के बाहर है तो उस वैल्यू का भी कोई काम नहीं। तो यहाँ पर वो उस स्कोप की जो ए की वैल्यू है उसे चेक करेगा। ये लेकिन कब, सिर्फ ए के केस में, जब ऑटो लिखा होगा तब। ओके, 20 है तो उसने 20 प्रिंट कर दिया। आगे सबसे बाहर वाला वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट कर दिया। तो अब अगर सवाल ये उठता है कि ये हमने यहाँ पर ऑटो लिखा और यहाँ पर हमने ये कोई भी चीज डिक्लेयर ही नहीं की, ठीक है, हम सिर्फ प्रिंटफ की लाइन लिखे जा रहे हैं। ओके, मतलब अलग अलग स्कोप में, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 10 है तो बाय डिफॉल्ट इसकी भी वैल्यू 10 होगी और इसकी भी वैल्यू 10 होगी। मतलब यहाँ पर हर जगह पर क्या प्रिंट होगा, 10 10 प्रिंट होगा। सो दिस इज द केस। आई होप आपको ऑटो का जो काम है वो समझ में आ गया होगा। ऑटो के बाद रजिस्टर। ओके, आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम, just give me a moment. Okay, register storage class, any local variable can be preceded with a register keyword and such variable will be stored in CPU register if register is available. register क्या होता है, जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक कर रखा होगा उन्हें पता होगा रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक मेमोरी लोकेशन होती है जो कि सीपीयू में होती है, ठीक है। सीपीयू मतलब क्या, माइक्रो कंट्रोलर या फिर वो प्रोसेसर। अब इसका जो स्टोरेज होता है, क्योंकि वो सीपीयू के पास होता है, तो वो क्या होती है, बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। ओके, सो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। रजिस्टर क्या करता है, सिर्फ जब भी हम उसको रजिस्टर और उसके आगे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट ए इज इक्वल टू 10, कैर सी इज इक्वल टू ए, या फिर फ्लोट ए इज इक्वल टू 3.1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ क्या करेगा, उस वैल्यू को ले जाकर किसी भी रजिस्टर में रख देगा। अब उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू के पास है तो वो जो फंक्शनलिटी है वो काफी फास्ट हो जाएगी। ओके, मतलब इसका हमें कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और हम किसी को भी रजिस्टर बना सकते नहीं, हम सीपीयू से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसको रजिस्टर बनाओ। सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू देखेगा कि उसके पास रजिस्टर अवेलेबल है या नहीं। मतलब अगर पहले से ही अगर सभी रजिस्टर ऑक्यूपाई रहेंगे तो वो उसको रजिस्टर नहीं बनाएगा। अगर पहले से सभी रजिस्टर ऑक्यूपाइड नहीं है तो वो उसको रजिस्टर बना देगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है, वो सीपीयू पर डिपेंड करेगा कि वो बनाएगा या नहीं बनाएगा। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज। मतलब अगर आप इसे सिर्फ डिक्लेयर करोगे, इनिशियलाइज नहीं करोगे, तो उसमें क्या वैल्यू स्टोर रहेगी, गार्बेज वैल्यू स्टोर रहेगी। दे आर एक्सेसिबल इन ब्लॉक वेयर दे आर डिक्लेयर। रजिस्टर कहाँ पर एक्सेसिबल होते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो उनके ब्लॉक में ही, मतलब उनके स्कोप में ही वैलिड होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। The main advantage of register variable is its faster access compared to other variable. Register variable are used for variable that are accessed frequently. अब इसका कोई मतलब आपको इसका इम्पैक्ट देखने को ऐसा डायरेक्टली मिलेगा नहीं, लेकिन इसे कहाँ पर यूज किया जाता है, जहां पर हमें लूप वेरिएबल का यूज करना होता है। अब यहाँ पर लूप वेरिएबल क्या है, आई, मतलब हम आई को बार 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 कॉल कर रहे हैं। तो जब हम रजिस्टर की वैल्यू को, मतलब इस इंट आई को रजिस्टर बना देंगे तो ये क्या होगा, सिर्फ एक प्रोग्राम फास्ट होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कोड जो है वो किस चीज का है। ये आज का कोड नंबर 2 है और ये कोड जो है वो किस चीज का है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए ना। उसके बाद आता है एक्सटर्न। एक्सटर्न के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया, सम्प्रो.h। सम्प्रो.h के बाद सम्प्रो.h फाइल कहाँ पर लिखी है, ओके, फिर से कलर बदलना पड़ेगा। ये रहा सम्प्रो.h। ना, सम्प्रो.h कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सम्प्रो.h में क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। फंक्शन का डिक्लेरेशन मतलब क्या है, ये वॉइड रिटर्न टाइप का है। और इसमें जो दो, मतलब उसमें जो दो आएंगे वो दोनों भी आर्ग्यूमेंट इन टाइप के हैं। और इसका डेफिनेशन कहाँ लिखा है फंक्शन का, सम्प्रो.c में। सम्प्रो.c में क्या लिखा है, सम कॉमा प्रो एक्सटर्न इंट वेरिएबल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सम प्रो जो है वो इसमें भी है और सम प्रो जो है वो इसमें भी है। ना, यहाँ पर सम प्रो इंट ए इंट बी, और यहाँ पर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, देखो वाइट टाइप का, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा।
लेकिन सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रो इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। अब अगर आप देखो तो ये सम क्या था, इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल था, तो सम की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी जो भी आंसर आएगा। लेकिन अगर आप देखें ये ग्लोबल वेरिएबल किसका है, इस फाइल का, प्रो भी ग्लोबल वेरिएबल किसका है, इस फाइल का। लेकिन क्योंकि ये वॉइड टाइप है तो हमें इस सब प्रो की वैल्यू ओरिजिनल प्रो फंक्शन में भी डालनी पड़ेगी, राइट? करेक्ट है ना? सम मतलब सम और प्रो मतलब प्रोडक्ट, तो हमें इसकी ओरिजिनल को भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसके दो वेज होते हैं। सबसे पहला और जो वेल नोन वे है वो है रिटर्न। हम इनकी वैल्यू को क्या कर देंगे, रिटर्न। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करना है, ठीक है? तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, एक्सटर्न कीवर्ड। एक्सटर्न कीवर्ड मतलब क्या, ये जो है सम प्रो, वो इसके लिए तो ग्लोबल वेरिएबल है ही, लेकिन वो मेन डॉट सी के लिए भी ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब जब भी यहाँ पर सम की वैल्यू अपडेट होगी, वो सम की वैल्यू सीधा किस में जाएगी, इस वाले सम में। जब भी यहाँ पर प्रो की वैल्यू अपडेट होगी, वो क्या आ जाएगी, प्रो वाले। मतलब बेसिक फंक्शनलिटी क्या है एक्सटर्न की, वो दो फाइल्स के वेरिएबल को जोड़ देता है। ओके, मतलब एक फाइल के वेरिएबल को दूसरे फाइल के वेरिएबल के साथ जोड़ देगा। so that is the functionality of extern keyword. Now our next topic is static storage classes. Static variable can be declared locally or globally preceded by static keyword. जिसके भी आगे स्टैटिक लिखा होगा वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास होगा। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, स्टैटिक जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक बार डिक्लेयर होता है उसके स्कोप के अंदर। मतलब वो एक बार डिक्लेयर हो गया तो आप उसे घड़ी घड़ी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, नाउ static variable can be declared locally or globally specified by the static keyword. In a line, static is same as global variable except their scope is limited. Global का scope क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, वो कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है। लेकिन static का जो scope होता है वो लिमिटेड होता है, वो उसके ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होगा। While if static variable is declared globally, scope is limited to that file. यहाँ पर फाइल लिखना रह गया है। मतलब अगर हमने स्टैटिक को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो वो उस फाइल के लिए कंसिडर होगा, लेकिन उस फाइल के बाहर नहीं, उसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर भी नहीं। ओके, सो आई होप स्टैटिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा कोड लिखा है। जैसा कि मैंने कहा कि स्टैटिक को सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आपके पास में, अगर आपको सोचना चाहते तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और इसका आउटपुट बताइए। ओके, नाउ यहाँ पर अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब अगर आप देखेंगे तो मेन फंक्शन में क्या लिखा है, मेन फंक्शन में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 3 बार फंक्शन को, फन नाम के फंक्शन को कॉल किया है। फन का डिफिनेशन कहाँ लिखा है, ऊपर। ये वॉइड टाइप का है, वॉइड इन द सेंस ये कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास भी नहीं करनी पड़ रही। ओके, अब यहाँ पर लिखा है स्टैटिक इंट। सबसे पहले जब ये एक नंबर वाला फंक्शन कॉल होगा तब ये जो है इंट a इज इक्वल टू 1 ये डिक्लेयर हो चुका है। ओके, ये वापस से डिक्लेयर नहीं होगा, a इज इक्वल टू 1 है। नाउ प्रिंट एफ ए 1 को प्रिंट कर देगा, पहली बार जब प्रिंट होगा तो 1 प्रिंट होगा। और a को क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, मतलब a को बढ़ा दिया। अब a की वैल्यू क्या है, 2। अब ये फंक्शन तो खत्म हो गया। अब बाहर आ जाएगा, ये इस फंक्शन का काम जो हो गया वो तमाम हो गया। अब ये दूसरा फंक्शन कॉल होगा। दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, सेम है। फिर से फंक्शन के अंदर स्टैटिक इंट इज इक्वल टू ए। अब अगर यहां पर ये स्टैटिक नहीं होता तो वापस से इंट ए डिक्लेयर हो जाता, और क्योंकि इंट ए डिक्लेयर होगा तो उसकी वैल्यू वापस से कहां पर स्टार्ट होगी, 1 पर। मतलब यहाँ पर जो ये 2 की वैल्यू इनिशियलाइज हुई थी, मतलब जो 2 ए की वैल्यू 2 हो गई थी, अब उसका कोई काम नहीं है, अब उस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये स्टैटिक कीवर्ड लिखा है तो ऐसा नहीं होगा, और ये स्टेटमेंट कभी रन ही नहीं होगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 2 है। नाउ अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 2, और अगली बार ये प्रिंट करेगा 3। ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। इसका आउटपुट मैंने यहाँ पर अगली स्लाइड में लिख रखा है। तो दिस इज द थिंग। अब इस टाइप के जो कोड है वो सीकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ इनका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग नोट्स मतलब ये पीपीटी वगैरह सब डालता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।